हेलो कमांडो, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इसमें अभी तक हम लोग ने देख लिया कि इस फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग किस प्लांट की बात कर रहे हैं, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात कर रहे हैं। और जिसमें हम लोग ये जानते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की एक खासियत क्या है, एक कैरेक्टर्स क्या है कि फ्लावर का होना। और हम लोगों ने ये देखा था कि फ्लावर्स के कितने पार्ट्स होते हैं, जिसमें देखा कि देयर आर टू डिफरेंट पार्ट्स, दैट वन इज एसेंशियल कंपोनेंट्स एंड सेकंड इज एक्सेसरी कंपोनेंट्स। और एसेंशियल में हम लोगों ने देखा कि एंड्रोसियम क्या होता है, गाइनोसियम क्या होता है। ठीक उसी तरीके से एक्सेसरी कंपोनेंट्स में अभी तक हम लोगों ने बात किया कि कैलिक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्टेजेस क्या क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया। और इसके बाद ये भी डिस्कस किया कि एंथर कैसे बनते हैं और उसके अंदर में पोलन ग्रेन का यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इतना तक हम लोग ने डिस्कस किया। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें ये पढ़ेंगे कि पोलन ग्रेन तो बन गया, मतलब पोलन ग्रेन बन गया। अब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मतलब कि इसका स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें ये बोलते हैं कि इसका स्ट्रक्चर या तो राउंड रहेगा या फिर ओवल रहेगा। ठीक है, अच्छा, ये हम लोग और डिस्कस किए, लास्ट क्लास में ये बात किए थे कि ये जो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है ये टेप्टम लेयर के अंदर में हो रहा है। और टेप्टम लेयर इसको प्रोवाइड करता है, टेप्टम लेयर जो है वो एक्सटर्नल लेयर को बनाता है, एक्सटर्नल लेयर। और एक्सटर्नल लेयर को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लेयर को हम लोग बोलते हैं एक्साइन बोलते हैं, एक्साइन। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होने जा रहा है इसके पास, यानी यहाँ पर एक्सटर्नल लेयर, इसका मतलब कि यहाँ पर एक इंटरनल लेयर भी रहेगा। तो इससे बोल सकते हैं कि दिस पोलन ग्रेन कंटेन्स टू लेयर। ठीक है, दो लेयर का बना हुआ है। कौन कौन सा, पहला हो जाएगा इंटरनल लेयर और दूसरा हो जाएगा एक्सटर्नल लेयर। ठीक है, इंटरनल लेयर कैसा रहेगा, अंदर का जो लेयर है दैट विल बी थिन, ये पतला रहेगा। और ये बना किस चीज का होगा, मतलब इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, और साथ साथ इसमें प्रेजेंट रहता है लिटिल अमाउंट में पेक्टोज भी प्रेजेंट रहता है। इसलिए बोल सकते हैं कि दिस इनर लेयर कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टोज। वहीं पर एक्सटर्नल लेयर की बात कर रहे हैं जो कि टेप्टम लेयर के थ्रू बना हुआ है, ये लेयर थिक होता है। दिस एक्सटर्नल लेयर इज थिक, बट अब ठीक है, बट दे आर नॉट कॉन्टिन्यूअस इन फॉर्म, दे आर नॉट कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि ये लगातार एक जैसा इस तरीके से इसके चारों तरफ एक्सटर्नल लेयर प्रेजेंट नहीं रहेगा, बीच बीच में गैप रहेगा। क्या बोल रहे हैं, दे आर नॉट कॉन्टिन्यूअस। इट मीन्स at some points the thin layer is present। ठीक है, और जहां पर थिन लेयर प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। ठीक है, तो ये तो बात कर लिए कि उसका लेयर थिक है और वो कंटिन्यूअस नहीं रहता है। सॉरी, क्या है, अब इसके बारे में और एक बात कर लेते हैं। जैसे इंटरनल लेयर बना हुआ है सेलुलोज और पेक्टोज का बना हुआ है, तो ये एक्सटर्नल लेयर भी
बना होता है या इसके पास रहता है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या चीज? कंसिस्ट ऑफ, बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है, कंसिस्ट ऑफ स्पोरोपोलिनिन एंड, स्पोरोपोलिनिन के साथ साथ क्यूटीन भी प्रेजेंट रहता है लिटिल अमाउंट में। बट यहाँ पर जो ये स्पोरोपोलिनिन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिपल स्टार मार्क से नोट डाउन करिएगा, क्योंकि दिस स्पोरोपोलिनिन is chemically inert polymers, बायोलॉजिकल पॉलीमर्स, ये इनर्ट है और इसी के प्रेजेंट रहने के कारण हमारा जो पोलन ग्रेन है वो काफी लंबे समय तक सरवाइव करता है, क्योंकि इसके ऊपर इवन एसिड्स का भी, नॉर्मल जो अगर कुछ एसिड्स रहा, एसिडिक मीडियम रहा, वहां भी इसको हैम्पर नहीं कर सकता है और इसीलिए ये काफी लंबे समय तक सरवाइव कर जाता है, एनवायरनमेंट में सरवाइव करता है। क्यों सरवाइव करना है? इसके लिए ये मॉडिफिकेशन हुआ है कि लेट सपोज अगर कोई पोलन ग्रेन्स अपने एंथर से रिलीज हुआ और फीमेल यानी ओव्यूल तक पहुंचने से पहले ही अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उसकी स्पीसीज की सर्वाइबिलिटी धीरे धीरे डाउन हो जाएगा और इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पोरोपोलिनिन, जो कि एक केमिकली इनर्ट पॉलीमर है, उसका लेयरिंग हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं, इसके पास दो लेयर है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इसका शेप देख लीजिए कैसा दिखेगा। तो दिस इज द इंटरनल लेयर, इंटरनल लेयर, ठीक है। इसके ऊपर कॉन्टिन्यूअस फैशन में नहीं है, यानी बीच बीच में गैप बना हुआ है और गैप बना हुआ है, और ये बाहर वाला जो लेयर है दैट इज थिक लेयर, दिस इज एक्सटर्नल लेयर, एक्सटर्नल लेयर। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल लेयर एक्साइन, और इंटरनल लेयर को हम लोग इंटाइन भी बोलते हैं, इंटाइन। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इंटरनल लेयर को हम लोग इंटाइन भी बोलते हैं और एक्सटर्नल लेयर को एक्साइन भी बोलते हैं, एक्साइन, एक्सटाइन नहीं, एक्साइन बोलते हैं, सॉरी, एक्साइन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या रहता है उसका डिस्कशन करेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में, जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इतना तो हम लोग स्ट्रक्चर देखे कि सिर्फ पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हुआ, तो एक्सटर्नल लेयर और इंटरनल लेयर का काम क्या है, एक्सटर्नल लेयर में किस चीज का प्रेजेंट रहने के कारण वो जो पोलन ग्रेन्स है वो काफी समय तक सरवाइव, नेचर में, एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग जो टॉपिक देखेंगे दैट विल बी द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब यहाँ पर क्यों हम लोग ये बात बोल रहे हैं, तो ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि मेल पोलन ग्रेन की बात तो कर लिए, पोलन ग्रेन के अंदर में दो सेल्स पाए जाते हैं। कैसे सेल्स पाए जाते हैं, तो एक को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल्स और एक को बोलते हैं जनरेटिव सेल्स। क्या काम करेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो डेवलपमेंट, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है बिफोर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन होने से, यानी जो पोलन ग्रेन्स जो रिलीज होगा एंथर से उसके पहले में डेवलपमेंट होता है पोलन ग्रेन्स के अंदर में। तो मतलब कि हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या कि पोलन ग्रेन्स, यहाँ पर बोल रहे क्या रहे हैं कि पोलन ग्रेन्स डिवाइड करता है। अब डिवाइड कैसे करेगा, तो ऑलरेडी पोलन ग्रेन्स हमारा कैसा है, हैप्लॉइड नेचर का है, ये हैप्लॉइड नेचर का है, मियोसिस के थ्रू हमारा पोलन ग्रेन्स बना है, इसलिए पोलन ग्रेन डिवाइड जब भी करेगा तो माइटोटिकली करेगा। माइटोटिकली का मतलब क्या हुआ, माइटोसिस, इसमें सेल डिवीजन होगा, यानी पोलन ग्रेन्स डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म two type of different cells, two type of cells। कौन कौन सा, ये दो टाइप कौन कौन सा रहेगा, एक रहेगा हमारा वेजिटेटिव सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स, और दूसरा रहेगा
जनरेटिव सेल्स, जनरेटिव सेल्स। अब अगर इसकी साइज की बात करते हैं तो दिस वेजिटेटिव सेल्स विल बी लार्ज और यहाँ पर जनरेटिव सेल्स विल बी स्मॉल। जैसे अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये इंटाइन है और इसके चारों तरफ एक्साइन इस तरीके से लेयर प्रेजेंट है, तो इसके अंदर में एक जो सेल्स बनेगा ये लार्जर साइज का, दिस विल बी द वेजिटेटिव सेल्स, और इसके अंदर में छोटा सा सेल्स बनेगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं जनरेटिव सेल्स बोलेंगे। ठीक है, तो अब काम क्या करेगा, वेजिटेटिव सेल्स का काम क्या है और जनरेटिव सेल्स का काम क्या है। तो यहाँ पर वेजिटेटिव सेल्स क्या काम करता है कि जब जब पॉलन ग्रेन, क्या बोल रहे हैं, जब पॉलन ग्रेन sits on stigma, sits on stigma, यानी स्टिग्मा के पास जब जाएगा, स्टिग्मा यानी अब क्या हो गया, ये डिवाइड होकर यानी डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में वेजिटेटिव सेल्स एंड जेनेटिव सेल्स का डेवलपमेंट हो चुका है। अब पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन होगा तो ये पॉलन ग्रेन्स उड़कर या बाई डिफरेंट मीन्स, हम लोग पॉलिनेशन जब पढ़ेंगे तब हम लोग बात करेंगे, तो पॉलिनेशन ग्रेन किसी तरीके से स्टिग्मा के ऊपर आ गया। ठीक है, सेटल हो गया, यानी पॉलन ग्रेन सीड्स या इसको बोल सकते हैं सेटल ऑन स्टिग्मा। तो क्या करेगा, तब ये करेगा, देन इट विल एब्जॉर्ब वाटर, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, कहां से, स्टिग्मा से, यानी फीमेल गैमेटोफाइट जो है हमारा, जो कार्पेल्स है या पिस्टल जिसको बोल रहे हैं, वहां से ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या करेगा, वाटर मटेरियल को एब्जॉर्ब करेगा एंड दिस जर्म पोर, जर्म पोर किसको बोल रहे हैं, तो इसके बीच में जो ये जो स्पेस बच रहा है, इस स्पेस को हम लोग बोल रहे हैं जर्म पोर बोल रहे हैं। तो ये जर्म पोर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टोटल, यहाँ देखिए डायग्राम में, तो ये पूरा का पूरा स्पोरोपोलिन यानी एक्साइन लेयर है, इधर भी एक्साइन लेयर प्रेजेंट है, लेकिन बीच में देखिए ये जो बीच में जो स्पेस बच रहा है, हम कलर डिफरेंट कर देते हैं, ये जो बीच का जो स्पेस बच रहा है, यहाँ पर सिर्फ इंटाइन लेयर प्रेजेंट है। तो अगर ये मोटा है, यहाँ से अगर ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इसको, तो इतना मोटा लेयर को ब्रेक डाउन करने में बहुत ही मुश्किल होगा, और ये पतला वाला लेयर को आराम से ब्रेक डाउन कर सकता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। तो दिस जर्म पोर क्या करेगा, जर्म पोर ब्रेक करेगा, ब्रेक करेगा और क्या बना देगा, ब्रेक करने के बाद फॉर्म पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब कौन सा बना देगा, तो मतलब वेजिटेटिव सेल्स विल गोइंग टू प्रोड्यूस द पॉलन ट्यूब। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मतलब कौन बना रहा है पॉलन ट्यूब, वेजिटेटिव सेल्स इज गोइंग टू प्रोड्यूस द पॉलन ट्यूब। अब पॉलन ट्यूब की खासियत क्या है, पॉलन ट्यूब का काम क्या रहेगा, तो जैसे अगर यहाँ से हमारा पॉलन ट्यूब इस तरीके से बनना शुरू हो गया, तो ये हमारा स्टिग्मा के ऊपर लॉन्च है। तो स्टिग्मा के ऊपर और नीचे हम लोग क्या देखते हैं, ये स्टाइल वाला पार्ट होता है गाइनोसियम में। तो गाइनोसियम में स्टाइल वाला पार्ट है, तो ये तो चारों तरफ सेल से घिरा हुआ रहेगा, इसके चारों तरफ तो सेल्स इसमें प्रेजेंट है, और सेल्स प्रेजेंट है, तो अगर इसके पीछे पीछे हमारा जनरेटिव सेल्स आएगा तब तो वो खराब हो जाएगा। तो मतलब उसके लिए ये जो पॉलन ट्यूब बना, ये पॉलन ट्यूब रास्ता बनाते हुए चलेगा, और रास्ता कैसे बनाएगा, मतलब इसके पास कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट रहेगा। तो इसीलिए बोल क्या रहे हैं कि पॉलन ट्यूब सिक्रीट्स, पॉलन ट्यूब सिक्रीट्स एक्सोजीनस, exogenous pectinase, pectinase and other enzymes, hydrolytic enzymes, hydrolytic enzymes। उसका काम क्या करेगा, तो that will break down the cells of the style of the carpels, और इसके लिए ये क्या काम कर दिया, it creates the passage for the generative cells। ये जनरेटिव सेल्स के लिए पॉलन ट्यूब क्या कर दिया, पैसेज का फॉर्मेशन किया। तो इस तरीके से ये पैसेज बनाते हुए चलेगा, यानी जो हमारा पॉलन ट्यूब है पैसेज बनाते हुए चलेगा,
और ये पहुंचेगा कहां पर, ये पहुंचेगा ओव्यूल के साथ फर्टिलाइज्ड होने के लिए। तो जब ओव्यूल के पास जाएगा तब क्या इसमें होगा, इसमें ये होगा कि जब ये रीच करेगा, जब पहुंचेगा ओव्यूल के पास, तो उसके पहले ही, यानी जब ओव्यूल से फ्यूजन, जो वेजिटेटिव सेल्स का जो पार्ट है वो फ्यूज होने से पहले ही जनरेटिव सेल्स है वो माइटोटिकली दो न्यूक्लियस में डिवाइड कर जाता है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि इन दिस वे जब वो रास्ते में होता है, जब पॉलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंचता है तो क्या होता है, वही बोल रहे हैं कि इन दिस वे इट रीचेस अप टू ओव्यूल, ठीक है, एंड इन द मिड वे, एंड इन द मिड वे इट डिवाइड्स। कौन डिवाइड करेगा, इट का मतलब यहां पर क्या बोल रहे हैं, जनरेटिव सेल्स बोल रहे हैं, जनरेटिव सेल्स। और जनरेटिव सेल्स जो डिवाइड करेगा, इट डिवाइड्स कैसे, माइटोटिकली, ये माइटोटिकली ही करेगा, माइटोटिकली, ठीक है, एंड फॉर्म टू न्यूक्लियस। ये दो न्यूक्लियस अब जाकर फर्टिलाइज्ड करने के लिए रेडी हो गया है कि ओवरी के साथ, यानी ओवरी में जो एक प्रेजेंट रहेगा उसके साथ ये फर्टिलाइज्ड करने के लिए रेडी रहेगा। क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये टू न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ है। और यहाँ पर हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की एक और खासियत क्या है कि वो डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इसमें देखने को मिलता है। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है, तो उसके लिए ये जो टू न्यूक्लियस है ये कैसे पार्टिसिपेट करेगा वो भी ध्यान में रखिएगा। तो अभी तक हम लोग क्या बोले कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, कि पोलन ग्रेन में दो लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, एक एक्साइन एक इंटाइन। ये दो एक्साइन के बीच में एक स्मॉल ओपनिंग रहती है जिसको हम लोग जर्म पोर बोलते हैं। उसके बाद फिर इसमें माइटोटिकली डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद दो टाइप का सेल्स बने, vegetative cells, generative cells. Vegetative cells is going to produce the pollen tube and उसके पीछे पीछे ये उस ट्यूब में जनरेटिव सेल्स चलते चलता है। और जनरेटिव सेल्स फ्यूज यानी ओव्यूल के साथ फ्यूज होने से पहले अपने आप को माइटोटिकली डिवाइड करता है और दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, फीमेल पार्ट। अब फीमेल पार्ट क्या है, तो फीमेल पार्ट हम लोग जानते हैं कार्पेल या पिस्टल है। तो कार्पेल और पिस्टल, और हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, मेगा स्पोरेंजियम, जिसको हम लोग ओव्यूल बोलते हैं, एंड एम्ब्रियो सैक के बारे में डिस्कस करेंगे। एम्ब्रियो सैक ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा। अभी तक हम लोग मेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। और फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ बनेगा, तो कार्पेल या पिस्टल में बनेगा, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या सेक्स ऑर्गन में बनेगा। तो हम लोग ये पढ़े हैं कि कार्पेल और पिस्टल के तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल, और तीसरा होता है ओवरी। यही डिस्कस किए हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, इस तरीके से रहता है। तो ये वाला पोर्शन हो गया स्टिग्मा, दिस नेक्स्ट इज कॉल्ड द स्टाइल, और ये जो स्वेलन पार्ट है दैट इज कॉल्ड द ओवरी, ठीक है। अब स्टिग्मा का काम क्या है, इट विल रिसीव द पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, ठीक है। ओवरी, ओवरी में क्या रहता है, तो ओवरी कंटेन्स ओव्यूल, ठीक है, ये डिस्कस किया हुआ है। इट कंटेन्स ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर में प्रेजेंट रहता है एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर में प्रेजेंट रहेगा हमारा एग प्रेजेंट रहेगा। मतलब इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।
चलिए, तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि फ्लावर में ये जो कार्पेल या पिस्टल जिसको बोल रहे हैं, इसकी संख्या बहुत सारा रहता है। अब किसी किसी प्लांट्स में एक कार्पेल भी रहता है, तो किसी किसी प्लांट्स में बहुत सारा कार्पेल रहता है। तो उसका टर्म क्या बोलते हैं? तो क्या बोल रहे हैं क्या कि दिस कार्पेल और पिस्टल is present in one or more in number in flower। तो अब इसको क्या बोलेंगे? तो कंडीशन पहला क्या है कि इफ वन इज प्रेजेंट, यानी वन क्या चीज, कार्पेल इज प्रेजेंट, देन इट इज कॉल्ड द मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी। ठीक इसी तरीके से दूसरा कंडीशन क्या है कि इफ टू कार्पेल इज प्रेजेंट, तब इसको हम लोग बोलेंगे बाई कार्पेलरी बोलेंगे, बाई कार्पेलरी। तीसरा क्या है कि इफ थ्री कार्पेल्स और पिस्टल इज प्रेजेंट, देन इट इज कॉल्ड ट्राई कार्पेलरी। ठीक उसी तरीके से अगर चार प्रेजेंट रहा तो हम लोग इसको बोल देंगे टेट्रा कार्पेलरी। लेकिन अब यहाँ पर ये टर्म लाना था, इसलिए हम इसको बताएं कि इफ more than four carpel is present, then it is called the polycarpellary। polycarpellary। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर फिर से कंडीशन चेंज हो जाता है। ये मोनोकार्पेलरी के लिए तो कंडीशन हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन अभी जो बताने जा रहे हैं ये इसके बाद वाले के लिए बता रहे हैं। कंडीशन क्या हो सकता है? तो लेट सपोज मान ली कि दो कार्पेलरी है, उसकी कंडीशन, एक कंडीशन ये हो सकती है कि या तो वो दोनों इंडिपेंडेंट रहे, मतलब इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग रहे, या फिर कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों आपस में फ्यूज कर जाए। ठीक है। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर वो फ्यूज कर जाता है या फिर इंडिपेंडेंट रहता है तो उन दोनों के लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं। क्या क्या चीज? तो इफ, क्या बोल रहे हैं कि इफ ऑल कार्पेलरी फ्यूज देन फॉर्म सिंकार्पस। सिंकार्पस, सिंग मतलब होता है फ्यूजन, और कार्पस कार्पेलरी के लिए कार्पेल के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर सारे के सारे फ्यूज कर जाए तब उसको हम लोग बोलते हैं सिंकार्पस कार्पेलरी बोलते हैं। ठीक है। या फिर दूसरा कंडीशन क्या हो गया? एक कंडीशन तो ये हो गया, दूसरा कंडीशन ये हो गया कि इफ ऑल कार्पेल्स आर सेपरेट, तब क्या करेगा? तब देन इट इज कॉल्ड क्या चीज? एपोकार्पस। एपोकार्पस मतलब ये इंडिपेंडेंट है, दिस वन इज नॉट इज इन द फ्यूज्ड फॉर्म। ठीक है। तो ये तो हम लोग बात किए कि उसके नंबर के आधार पर किस टाइप का या कितना कार्पेल्स होता है, और अगर फ्यूज रहा तो क्या बोलते हैं? सिंकार्पस बोलेंगे। और अगर दोनों सेपरेट रहा, दोनों इंडिपेंडेंट रहा, या ढेर सारे जो भी रहे, एक से ज्यादा रहे, अगर वो इंडिपेंडेंट रहा तो उसको एपोकार्पस कार्पेलरी बोलेंगे। ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे मेगास्पोरेंजियम का, यानी ओव्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेगास्पोरेंजियम जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ओव्यूल भी बोलते हैं। ठीक है। तो अब ये मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल रहता कहाँ पर है? तो ये हम लोग जानते हैं कि मेगास्पोरेंजियम इज, यानी दिस ओव्यूल इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर में प्रेजेंट है। बट अब ये ओवरी के अंदर में प्रेजेंट है तो किसी न किसी चीज से कनेक्टेड रहेगा। कैसे कनेक्टेड रहेगा? तो हम लोग देखते हैं कैसे कनेक्टेड, प्लासेंटा के थ्रू कनेक्टेड रहेगा। तो हम लोग एक डायग्राम पहले बनाते हैं कि ये ओव्यूल और ओवरी कैसे हम लोग को दिखेगा।
एनसीईआरटी डायग्राम अगर है तो देख लीजिए आप लोग। देखिए एक डायग्राम इस तरीके से दिया हुआ होगा। ठीक है, इस तरीके से एक डायग्राम दिया हुआ होगा। दिस इज ओव्यूल, ये ओव्यूल है। तो ये लेट सपोज इधर हमारा ओवरी रहेगा, ये ओवरी वाला पार्ट हो जाएगा। तो ओवरी वाले पार्ट से ये प्लासेंटा के थ्रू कनेक्टेड रहेगा, इसको बोल देंगे प्लासेंटा। और जिस पार्ट से, अब डायग्रामेटिकली हम समझा रहे हैं, जिस पार्ट से ये ओव्यूल कनेक्टेड है, ये ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, फ्यूनिकल्स बोलते हैं, फ्यूनिकल्स। ठीक है, अब ये फ्यूनिकल्स जहां पर से अटैच रहता है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं हाइलम बोलते हैं, हाइलम। ठीक है, मतलब अगर ये तो हम लोग एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में बात करें, ये भी इसके टाइप भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पोर्शन को हाइलम और फ्यूनिकल अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको इस तरीके का ओव्यूल में समझिए। लेट सपोज ये हमारा ओव्यूल है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से है। तो ये देखिए ये हमारा है, ये नीचे हो गया प्लासेंटा, ये हमारा हो गया फ्यूनिकल, फ्यूनिकल। और जिस पोर्शन से जहां पर ये अटैच्ड है, तो इस पोर्शन को हम लोग बोल देते हैं हाइलम बोल देते हैं। लेकिन यहीं पर कहीं कहीं पर किसी किसी प्लांट में, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, यहाँ पर क्या होता है, हाइलम और फ्यूनिकल फ्यूज कर जाता है। जैसे इस केस में हम लोग देख रहे हैं लगभग लगभग फ्यूज किया हुआ है। तो इस केस में जब फ्यूज कर जाता है, तब वहां पर एक कंडीशन बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रैफे बोलते हैं, रैफे। ठीक है, वहां पर क्या बोलते हैं, रैफे बोलते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये कंडीशन कहीं कहीं देखने को है, ज्यादा ये टर्म यूज नहीं होता है, मोर और लेस हाइलम और फ्यूनिकल्स की बात कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि फ्यूनिकल्स इज द क्या चीज, इज द कनेक्शन या कनेक्टेड बिटवीन द ओव्यूल्स एंड द प्लासेंटा ऑफ द ओव्यूल। ठीक है, और हाइलम कहाँ है, तो जहां से फ्यूनिकल ओरिजिनेट होता है उस पोर्शन को हाइलम बोल दिए। ठीक है, अब इसके सेंट्रल पार्ट जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल पार्ट है उसको न्यूसेलस बोलते हैं, न्यूक्लियस नहीं, ध्यान दीजिएगा, न्यूसेलस, न्यूसेलस इसको बोलते हैं, न्यूसेलस। ठीक है, अब इस न्यूसेलस यानी सेंट्रल पार्ट ऑफ ओव्यूल, दिस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ ओव्यूल, जिसको हम लोग न्यूसेलस बोल रहे हैं, न्यूसेलस। अब न्यूसेलस के ऊपर में, सबसे ऊपर में क्या प्रेजेंट है, ये जो एरिया प्रेजेंट है इसको हम लोग बोलते हैं चैलेजा बोलते हैं, चैलेजा। और जहां से ओरिजिनेट हो रहा है कुछ, देखिए आगे की तरफ ये एक प्रोजेक्शन की तरफ ओरिजिनेट हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्यूगमेंट्स बोलते हैं, इंट्यूगमेंट्स। ठीक है, लेकिन ये इंट्यूगमेंट्स देखिए यहाँ पर दो इंट्यूगमेंट्स है, तो इंट्यूगमेंट्स के भी टाइप हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर एक इंट्यूगमेंट्स प्रेजेंट रहा तो हम लोग उसको बोलते हैं यूनिट टेक्निक बोलते हैं, और अगर दो प्रेजेंट रहा तो बाई टेक्निक बोलेंगे। क्या बोल दिए, कंडीशन क्या बोल दिए कि इफ वन इंट्यूगमेंट इज प्रेजेंट, वन इंट्यूगमेंट इज प्रेजेंट, then it is called, then it's called unit technique, यूनिट टेक्निक। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो इंट्रूमेंट्स है, एक इंट्रूमेंट्स ये, दूसरा ये, तो हमारा यहाँ पर बाई टेक्निक हो जाएगा, बाई टेक्निक इंट्रूमेंट्स हो जाएगा। तो क्या हो गया, एक बाहर वाला हो गया आउटर, और एक हो गया इनर। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या, ये जो दोनों इंट्रूमेंट्स है इसके बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट है, क्या है, इसके बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल बोलते हैं, माइक्रोपाइल। और इसी माइक्रोपाइल के थ्रू
पॉलन ट्यूब्स इंटर करेगा, ठीक है, पॉलन ट्यूब इंटर करेगा। तो ये जो न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट है, अब सेंट्रल पार्ट के ऊपर में क्या हो गया, चैलेजा, और नीचे साइड्स में इसको घेरने के लिए क्या हो गया, इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट है। अब इसके अंदर में हमारा क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर में हमारा प्रेजेंट रहेगा एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, ठीक है, एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक का काम क्या है कि इट कंटेन्स फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट रहता है। तो अब एम्ब्रियो सैक का डायग्राम देख लेते हैं। तो एम्ब्रियो सैक का डायग्राम यही तो बना देते हैं। देखिए, लेट सपोज हम ये एम्ब्रियो सैक बनाए, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर में क्या क्या चीज प्रेजेंट रहेगा। तो अब क्या है कि देखिए, इधर एक माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड है, ये वाला हो गया कौन सा, माइक्रोपाइल इधर जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोल दिए माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड के तरफ में 3 सेल्स प्रेजेंट रहेगा, 3 सेल्स। अब इस 3 सेल्स में बीच वाला सेल्स जो रहेगा दैट विल बी, अच्छा, ये तीनों सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तीनों सेल्स को हम लोग बोलते हैं एग अपैरेटस बोलते हैं, एग अपैरेटस, ठीक है। तो एग अपैरेटस का जो सेंट्रल वाला होता है वो एक्चुअल एग होता है या ओवम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। और इन दोनों के बीच, इन दोनों तरफ से सराउंड रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 सिनर्जिड सेल्स, सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब जस्ट ये माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट ये वाला हो गया, मतलब इस तरफ क्या हो गया, ये चैलेजल एंड हो गया। तो इधर चैलेजल एंड की तरफ में भी 3 सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, और जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स। और इस सेंटर में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। सेंट्रल न्यूक्लियस इज कॉल्ड द पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर क्या देखिए कि ये एक बड़ा एम्ब्रियो सैक का एक बड़ा इम्पोर्टेंट ये है, क्या बोल रहे हैं कि ये जो एम्ब्रियो सैक है, ये हमारा जो एम्ब्रियो सैक है, एंजियोस्पर्मिक केस में, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में क्या देखते हैं कि एम्ब्रियो सैक के पास क्या कैरेक्टर है, इसके पास 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, 8 न्यूक्लियस। ये इसका बेसिक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर्स है ये एंजियोस्पर्म का। कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके पास 7 सेल, 7 सेल होता है और 8 न्यूक्लियस रहता है। कैसे, तो अब देखिए, ये 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ये हो गया 5 सेल, ये 6 सेल। अब 7वां सेल कौन सा है, ये बड़ा वाला 7वां सेल, ठीक है, ये 7वां सेल हो गया। तो 7 सेल हो गया। अब 8 न्यूक्लियस कैसे, तो अब देखिए, एक यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं। देखिए, एक न्यूक्लियस इसमें, दूसरा, तीसरा, 4th वन, 5th, 6th, और ये 7 एंड 8, ये बड़े वाले सेल का ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के पास बड़ा यूनिक कैरेक्टर्स का एम्ब्रियो सैक होता है, जिसमें कैरेक्टर क्या है कि वो 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल।